नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला दुर्ग जिले से। ब्लैक इंटरनेशनल टेनिस कॉम्प्लेक्स में आयोजित 2 दिवसीय कोनाई के इन्विटेशनल टेनिस टूर्नामेंट का आज भव्य समापन हुआ। इस खास मौके पर अर्जुन अवार्डी और ओलंपिक टेनिस खिलाड़ी जे विष्णुवर्धन पहुंचे, जिन्होंने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और कैश प्राइज देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों और अभिभावकों से बातचीत कर खेल में गहरे और निरंतर अभ्यास की अहमियत बताई। विष्णुवर्धन ने कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलता है। उन्होंने सरकार से भी अपील की कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नीति बनाए। दुर्ग में राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन जिले के 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 85% बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर प्रतिरक्षित किया गया। अभियान के पहले दिन जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला चिकित्सालय दुर्ग में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। दुर्ग जिला अस्पताल में 21 दिसंबर को जन्म लेने वाले 9 नवजात शिशुओं को भी पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई। दुर्ग के मोहल्ला थाना क्षेत्र के ग्रीन चौक में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की नजर एक कार पर पड़ी, जिस पर पुलिस लिखा हुआ था। जब वाहन को रोका गया और पूछताछ की गई तो कार सवार युवक ने खुद को BSF जवान बताते हुए एक पहचान पत्र दिखाया। पुलिस द्वारा बारीकी से जांच करने पर ID कार्ड फर्जी पाया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं आरोपी की पहचान सिमरनजीत के रूप में की गई है, जो पंजाब के अमृतसर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी किस उद्देश्य से फर्जी पहचान के साथ घूम रहा था और इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले में सभी राजपत्रित अधिकारियों के रीडर व थानों और चौकियों में कार्यरत मुंशी मददगार की आवश्यक बैठक ली और उचित दिशा निर्देश दिए। पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित इस बैठक में लंबित पत्रों के निराकरण व थाने के कामकाज को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करने और आम जनता से अच्छा व्यवहार कर धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किए जाने की बातें कही गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश में चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अड्डेबाजी कर शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध अलग अलग थानों में प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 27 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने 3200 पन्नों का 8वां पूरक चालान पेश किया है। 8वें पूरक चालान में चैतन्य बघेल को 200 से 250 करोड़ रुपए मिलने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस कथित लेन देन का आधार सौम्या, अरुणपति टुटेजा और अनवर ढिब्बर के व्हाट्सएप चैट को बताया जा रहा है। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इस शराब घोटाले से प्राप्त धनराशि को आगे निवेश के लिए बघेल परिवार के प्रमुख सहयोगियों को भी सौंप दिया गया था। इस धनराशि के अंतिम उपयोग की आगे जांच की जा रही है। पोस्ट ऑफिस धोखाधड़ी मामले में चांपा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल और थाना चांपा की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी एजेंट दीपक कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने लगभग 200 खाता धारकों से बीते 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। पूछताछ में आरोपी ने धोखाधड़ी की रकम ऑनलाइन बेटिंग ऐप में हारने की बात स्वीकार की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और खाता धारकों से जुड़ी विस्तृत जानकारी की जाँच की जा रही है। बलरामपुर जिले के त्रिकुटा गांव में कोदो चावल को खाने के कारण एक ही परिवार के 6 लोग बीमार पड़ गए। सभी लोगों को उल्टी होने लगी और चक्कर आने लगा। इसके बाद सभी को सिविल अस्पताल वाड्रफ नगर में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। इनमें एक 15 साल का बालक भी शामिल है। चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में
फूड पॉइजनिंग की पुष्टि की है। प्रारंभिक जांच में कुंदरू की सब्जी खाने को ही बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि लैब रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। श्रीकराम के संडी क्षेत्र में चूना पत्थर खनन और सीमेंट फैक्ट्री लगाने की योजना ने पूरे इलाके में बेचैनी और आक्रोश पैदा कर दिया है। गांवों का कहना है कि जिस परियोजना को विकास बताया जा रहा है वही उनके लिए विनाश का कारण बन सकती है। अब यह विरोध एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। किसानों का साफ कहना है कि उनकी खेती पूरी तरह जमीन के पानी, तालाबों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। खनन शुरू होते ही सबसे पहले असर पानी पर पड़ेगा। भूजल नीचे जाएगा, कुएं और हैंडपंप सूख जाएंगे और धीरे धीरे खेत बंजर हो जाएंगे। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों और उनके सप्लाई नेटवर्क पर बड़ा हमला है। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपकर संचालित की जा रही इस फैक्ट्री में हथियार, विस्फोटक सामग्री और हथियार निर्माण में उपयोग होने वाले उपकरणों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। सुकमा पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुकमा पुलिस और सुरक्षा बल बस्तर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड ने एक नया मुक्त व्यापार समझौता किया है। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के 95% निर्यात पर टैक्स समाप्त और कम कर दिए गए हैं। यह समझौता न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत में अपने उत्पाद बेचने में काफी मदद करेगा और भारत और न्यूजीलैंड के बीच नए अवसरों को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टो लक्सन ने इस एफटीए समझौते की सफलता की घोषणा की। दोनों नेताओं ने अगले 5 साल में व्यापार को दुगना करने और अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में $20 अरब का निवेश आने का लक्ष्य रखा है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने उनसे जवाब देने को कहा है। पूरा मामला उस समय सामने आया जब सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाली निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनी रूप से अस्वीकार्य है क्योंकि यह प्राथमिकी पर आधारित नहीं है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तारीख तय की है। दिल्ली में प्रदूषण संकट से निपटने के लिए भाजपा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने उन सभी फैक्ट्रियों को बंद करने का फैसला किया है जिनसे वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिना किसी नोटिस के सील किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने अवैध फैक्ट्रियों पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, चाहे वे प्रदूषणकारी हो या न हो। रूस की राजधानी मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी सेना के वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल पानिल सर्वारोव की मौत हो गई। यह रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल पानिल पुतिन की सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख थे। यह विभाग सीधे तौर पर रूस की युद्ध क्षमता और रक्षा नीति से जुड़ा माना जा रहा है, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल पानिल की भूमिका बेहद संवेदनशील और रणनीतिक थी। यूक्रेन युद्ध के बीच यह घटना रूस की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इंडोनेशिया के राजमार्ग पर सोमवार को आधी रात को एक अत्यंत हृदय विदारक सड़क दुर्घटना हुई जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। राजधानी जकार्ता की 6 यात्रियों को लेकर चली एक बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर कंक्रीट के बैरियर से जा टकराई। इस भीषण टक्कर के बाद बस सड़क पर ही पलट गई, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई और कई यात्री मरने में दब गए। राहत और बचाव के कार्य शुरू होने तक 16 लोगों की जान जा चुकी थी, जबकि दर्जनों लोग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.